प्रजातंत्र में सरकार की नीतियों का विरोध करने का प्रचलन रहा है। अपना विरोध दर्ज कराने के लिए धरना, प्रदर्शन और बंद करने का भी प्रचलन रहा है। असंतोष जताने का यह एक आम तरीका है। सरकार से नाराज लोग अक्सर सरकारी कामकाज को ठप कर देते हैं। हालिया दिनों में गैर सरकारी कामकाज ठप करने का प्रचलन भी शुरू हो चुका है। नतीजा, बंद समर्थक और दूसरे अन्य लोगों के बीच कई बार टकराव की नौबत उत्पन्न होने लगा है, जो चिंता का विषय है। इस बीच बंद से अर्थव्यवस्था को होने वाली नुकसान पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। लिहाजा आज इस पर बात करना जरूरी हो गया है। इससे पहले बताना जरूरी है कि दुनिया में 3 प्रकार के देश हैं। एक विकसित देश की श्रेणी में आता है और दूसरा विकासशील या गरीब राष्ट्र की श्रेणी में आता है, जबकि तीसरे श्रेणी में वामपंथी विचारधारा वाला राष्ट्र है। सरकार के प्रति असंतोष का प्रगटीकरण कमोबेश सभी देशों में एक समान होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर की सेगमेंट के साथ मैं हूं कौशलेंद्र झा। हम बात कर रहे हैं असंतोष के प्रगटीकरण का। दरअसल भारत जैसे अन्य विकासशील देशों में धरना, प्रदर्शन और बंद करके सरकार के प्रति असंतोष का प्रगटीकरण करने का प्रचलन रहा है। आरंभ में सरकारी कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने या उसको बंद करने का प्रचलन था। कालांतर में बंद समर्थक अपने आक्रोश का इजहार करने के लिए सार्वजनिक स्थलों को बंद करने लगे। मसलन सड़क और बाजार को भी बंद करने की प्रथा शुरू हो गई। हालिया वर्षों में बंद समर्थकों के द्वारा तोड़ फोड़ करके सुर्खियां बटोरने की प्रथा भी चल पड़ी है। बंद भी अब लंबा खींचने लगा है और इससे टकराव की नौबत खड़ी होने लगी। टकराव को हम फिलहाल छोड़ भी दें, तब भी आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रोज के भारत बंद से देश को करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। गैर सरकारी नुकसान इसमें शामिल नहीं है। कहते हैं कि बंद से सिर्फ अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं होती, बल्कि इसका सामान्य जनजीवन पर भी गहरा असर पड़ता है। नुकसान पर गौर करें तो आंकड़ा चौंकाने वाला है। क्या है बंद का गणित और कैसे काम करता है, इसका विश्लेषण करना आज बहुत जरूरी हो गया है। भारत में बंद की राजनीति पर विस्तार से बात करेंगे, पर इससे पहले जापान के बंद पर एक नजर डाल लेना यहां जरूरी हो जाता है। गुज़िश्ता वर्ष जापान से असंतोष के प्रगटीकरण की एक खबर आई। हुआ यह कि जापान में यात्री बस चलाने वाले चालकों ने सरकार के नीति के खिलाफ हड़ताल कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि इस हड़ताल के बाद जापान की परिवहन व्यवस्था ठप हुई होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। दरअसल हुआ यह कि बस के चालक बस चलाते रहे ताकि आम लोगों को कोई नुकसान नहीं हो, किंतु सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए पैसेंजर से किराया वसूली करना छोड़ दिया। यानी पैसेंजर को मुफ्त में उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया जाता था। इसका एक साथ 2 असर हुआ। पहला यह कि ट्रेवल्स कंपनी को भारी नुकसान होने लगा और दूसरा, हड़ताली कर्मचारियों के प्रति आम लोगों में स्नेह बढ़ने लगा। नतीजा, सरकार बैकफुट पड़ा गई और तत्काल ही कर्मचारियों से समझौता करने को विवश हो गई। अब एक उदाहरण और देखिए। 20वीं सदी में अमेरिकी सामानों की बिक्री के लिए जापान बड़ा बाजार हुआ करता था। इस बीच द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया। जापान की सरकार में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह अमेरिकी सामानों पर रोक लगा सके। लिहाजा जापान के कारखाना में काम करने वाले मजदूरों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। अब इस आंदोलन की बानगी देखिए। जापान के मजदूर एक शिफ्ट के तनख्वाह पर डबल शिफ्ट का काम करके उत्पादन को 2 गुना बढ़ा रहे थे। थोड़े समय में ही जापान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर देश बन गया और जापान के लोग अमेरिकी बाजार की चंगुल से मुक्त हो गए। यानी सरकार के प्रति असंतोष का प्रगटीकरण जापान में भी होता है, खूब होता है, पर जापानी लोग कभी भी सरकारी या गैर सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करते। विरोध के लिए उन्होंने अपने काम के साथ कोई समझौता नहीं किया, बल्कि ज्यादा काम करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया।
नतीजा आपके सामने है। जापान दुनिया का इकलौता देश है जिसने परमाणु हमला झेला, जिसने अपनी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होते हुए देखा, सरकार और जनता के बीच जबरदस्त टकराव को भी देखा। बावजूद इसके आज जापान आर्थिक महाशक्ति है। आज अमेरिका के बाजार में जापान निर्मित वस्तुओं की भरमार है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ जापानियों की सकारात्मक सोच की वजह से ही संभव हो सका। यह हमारे लिए भी नजीर हो सकता है। अब बात वामपंथ की करते हैं। भारत में कहा जाता है कि वामपंथ की राह आंदोलन से होकर गुजरता है, पर दुनिया के वामपंथी देशों में हालात उल्टा है। वामपंथी देशों में आंदोलन को कुचलने का लोमहर्षक इतिहास रहा है। मिसाल के तौर पर पड़ोसी देश चीन को ही देख लीजिए। वह 4 जून 1989 का दिन था। चीन की राजधानी बीजिंग के थियानमेन चौक पर हजारों छात्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय चीन के राष्ट्रपति थे देंग जियोपिंग। सरकार वामपंथ की थी। राष्ट्रपति देंग के आदेश पर चीन की सेना ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर टैंक चला दिया। जी हां, आपने ठीक सुना, बंदूक नहीं बल्कि सेना ने टैंक चला दिया था। इसमें हजारों छात्र की मौत हो गई। छात्रों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। चीन में प्रदर्शनकारियों को कुचलने की यह घटना अब इतिहास में दर्ज हो चुकी है। कहते हैं कि इसके बाद से आज तक चीन में किसी ने अभिव्यक्ति की आजादी मांगने की हिम्मत ही नहीं की। यह है वामपंथी देश चीन का काला सच। अब जरा गौर करिए, भारत सहित दुनिया के कई अन्य देशों में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर सबसे अधिक आंदोलन वामपंथ से जुड़े लोग ही करते हैं। लेकिन शासन सत्ता का बागडोर मिलते ही सबसे पहले इसी अभिव्यक्ति को कुचल देते हैं। चीन में माओवादियों ने 1949 में सत्ता हासिल की और अपने नागरिकों को बोलने या स्वतंत्र चिंतन रखने की आजादी छीन लिया। चीन में मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट नहीं है। यानी चीन में सभी खबरें सरकार के पक्ष में होना अनिवार्य शर्त है। भारतीय मीडिया पर सवाल उठाने वालों को इस पर भी गौर करना चाहिए। चीन में सेंसरशिप, प्रतिबंध और निषेधाज्ञा का कड़ाई से पालन होता है और इसका उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान भी है। सुनने में यह बात भले ही अच्छी नहीं लगी हो, पर एक राष्ट्र के रूप में चीन को इसका जबरदस्त लाभ मिला। आज चीन महाशक्ति बनने के मुहाने पर खड़ा है। इधर चीन से 2 साल पहले आजादी लेने के बाद भी हम भारतवंशी आज भी बंद बंद खेल रहे हैं। फर्क आंखों के सामने है। कई बार चंद लोगों की राजनीतिक हित साधना के लिए अनजाने में हम राष्ट्र का बड़ा नुकसान कर देते हैं। कालांतर में बेरोजगारी और महंगाई की कीमत देकर हम ही इसका खामियाजा भी चुकाते हैं। कहते हैं कि विरोध पार्टी की विचारधारा से हो सकता है, सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों से भी हो सकता है, पर विरोध राष्ट्र से नहीं होना चाहिए। विरोध आम आदमी के दिनचर्या से नहीं होना चाहिए। सत्ता के अंदर या बाहर होने मात्र से विचार कितना बदल जाता है, इसका एक मिसाल देखिए। पश्चिम बंगाल के माझिल छापी गांव के दलित समुदाय के लोग अपने अधिकार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वह 21 जुलाई 1993 का दिन था। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। इसमें 13 दलितों की मौत हो गई। बंगाल में ही सरकारी नीतियों का विरोध करने पर तापसी मलिक को बलात्कार का दंश झेलना पड़ा और केरल के सदानंद मास्टर को अपने दोनों पैर गंवाने पड़े। दोनों जगह उन दिनों वामपंथ की सरकार थी। अध्ययन करने से पता चलता है कि राजनीति में नारे बुलंद करना और सत्ता मिलने पर उसको हकीकत में तब्दील करना 2 अलग अलग चीज बन चुका है। इसको अब समझना होगा। चलिए मान लेते हैं कि यही राजनीति है, पर मेरा सवाल यह है कि यदि इस राजनीति की वजह से देश कमजोर हो गया या टूट गया, तब क्या होगा? कहां करेंगे राजनीति? किसके लिए करेंगे राजनीति? लौटते हैं भारत में बंद की राजनीति पर। भारत में नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए बंद का अधिकार है। संविधान की धारा 19 के तहत राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार नागरिकों के पास मौजूद है, पर यह किसी भी सूरत में हिंसक नहीं होना चाहिए। वर्ष 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने बंद के दौरान हुई हिंसा को असंवैधानिक बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने धरना, प्रदर्शन और बंद के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को होने वाली नुकसान के लिए जवाबदेही तय करने की बात सरकार को कही थी।
और पीड़ितों को मुआवजा देने की बात भी कही गई थी। कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले नेता और राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कानून बनाने का भी सुझाव दिया था, किंतु इस पर आज तक सरकार ने अमल नहीं किया, इसको गंभीरता से नहीं लिया। सवाल उठता है कि सरकारें इसको लेकर के गंभीर क्यों नहीं हैं? हमने बात की शुरुआत भारत बंद से की थी। एक अनुमान के मुताबिक एक दिन के भारत बंद से देश को करीब 30,000 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हो जाता है, जिसका कभी भी भरपाई नहीं होता। यानी जो नुकसान हो गया सो हो गया। अलग अलग सेक्टर में बंद होने वाला नुकसान भी अलग अलग है। मसलन देश के बैंकर्स एक दिन के बंद पर चले जाएं तो तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। रेलवे का नुकसान एक दिन में 2400 करोड़ रुपए का है। वहीं देश के मजदूर एक रोज की हड़ताल कर दें तो तकरीबन 26,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। दिल्ली में किसानों के सड़क बंद को देखें तो अकेले नोएडा में 20,000 से अधिक छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ने लगा है। सिंघू बॉर्डर बंद रहने से 3,000 से अधिक कपड़ा निर्यातकों की मुश्किलें बढ़ गई है। हिमाचल, लुधियाना, पटियाला और सोनीपत से आने वाले कच्चे माल की आपूर्ति बाधित होने लगी है। इसके अतिरिक्त दूध, फल, सब्जी, राशन आदि के सप्लाई पर भी असर अब दिखने लगा। सवाल उठता है कि सामान्य जनजीवन को होने वाली परेशानी के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? अब बंद को लेकर राजनेताओं की भूमिका पर भी जरा गौर कर लीजिए। वर्तमान में मोदी जी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बंद को देश के लिए नुकसानदेह बता रही है। इधर कांग्रेस आंदोलनकारियों को हवा दे रही है। इससे पहले 2012 में एफडीआई को लेकर बीजेपी बंद पर आमदा थी और कांग्रेस इसे देश के लिए नुकसानदेह बता रही थी। भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां कमोबेश यही करती है। मतलब एक ही पार्टी जब सत्ता में होती है तब उसका विचार दूसरा होता है और विपक्ष में होने पर वही पार्टी दूसरी बात बोलने लगती है। ऐसे में भारत के लोगों ने यदि अपनी चेतना को विकसित नहीं किया और आंख मूंद कर रहनुमाओं की रहबरदारी करते रहे तो यकीन मानिए बहुत बुरा हो जाएगा। वक्त आ गया है राजनीति से इतर सोच को विकसित करना होगा। भारत के आम लोगों को संसद से पारित कानून को स्वयं पढ़ना होगा, क्योंकि कई बार हम बहकावे के शिकार हो जाते हैं। याद रखिए, हालात ऐसे बनते जा रहा है जहां हमारे रहनुमा महज स्वयं की राजनीतिक नफा नुकसान के लिए देश की अर्थव्यवस्था के साथ खेलने को अब तैयार हो चुके हैं। जरा सोचिए, यदि देश का अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गया तो रोजगार के अवसर कहां से सृजित होंगे? गरीबी का क्या होगा? शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा? हमारे कहने का मतलब यह कतई नहीं है कि विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जितना मन हो विरोध करिए, पर ध्यान रखिए कि इससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो, क्योंकि आए रोज के आंदोलन से नुकसान उठाने वाला समाज का दूसरा वर्ग भी आंदोलन की राह पकड़ ले तो टकराव को रोकना मुश्किल हो जाएगा।